नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स 2022 जो जून में होने जा रही है को ध्यान में रखते हुए एक क्रैश कोर्स 27 अप्रैल से ही प्रारंभ किया गया है। इस क्रैश कोर्स से संबंधित कक्षाएं आप कल सुबह यानी 17 मई को भी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक लाइव देख सकते हैं। इसके माध्यम से आप प्रीलिम्स 2022 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित पिछले एक साल के करंट अफेयर्स के साथ साथ 2020-21 के महत्वपूर्ण विषयों को भी रिवाइज कर पाने में सक्षम होंगे। यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके कल की कक्षा का रिमाइंडर भी सेट करें। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे वैवाहिक बलात्कार पर दिल्ली उच्च न्यायालय का विभाजित फैसला, नाटो में शामिल होने हेतु फिनलैंड का प्रयास, लुम्बिनी का महत्व, सड़क सुरक्षा का प्रश्न तथा लॉन्ग कोविड और उसके प्रभाव पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसे आप जीएस पेपर 1 में सामाजिक मुद्दों से भी जोड़कर देख सकते हैं। मुख्य रूप से हम इसमें बात करेंगे वैवाहिक बलात्कार पर दिल्ली उच्च न्यायालय के विभाजित फैसले पर। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी में वैवाहिक बलात्कार को प्रदान किए गए अपवाद को चुनौती देने वाली याचिकाओं के संदर्भ में एक विभाजित फैसले को प्रदान किया है। विभाजित फैसले के मामले में मामले की सुनवाई एक बड़ी बेंच के द्वारा की जाती है। जिस बड़ी बेंच को विभाजित फैसला दिया जाता है वह उच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ हो सकती है या फिर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी अपील की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि अदालत धारा 375 के अपवाद की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली 4 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में याचिकाकर्ता चाहते हैं कि अपवाद को पूरी तरह से इस आधार पर समाप्त कर दिया जाए कि यह अपवाद विवाहित महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। हालांकि फैसला सुनाते समय न्यायाधीशों में से एक ने भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद 2 को खारिज कर दिया, लेकिन दूसरे न्यायाधीश ने इसकी वैधता को बरकरार रखा और इस रूप में यह विभाजित फैसला देखा जा सकता है। यदि हम इसके संदर्भ में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 375 को समझने का प्रयास करें तो आईपीसी की धारा 375 उन कृत्यों को परिभाषित करती है जो पुरुष के द्वारा बलात्कार में शामिल किया जाता है। हालांकि यह प्रावधान 2 अपवादों को भी निर्धारित करता है। इसमें वैवाहिक बलात्कार को अपराध से मुक्त करने के अलावा यह भी उल्लेख किया गया है कि चिकित्सा प्रक्रियाओं या हस्तक्षेप को बलात्कार नहीं माना जाएगा। मुख्य रूप से इसमें धारा 375 के अपवाद 2 में कहा गया है कि किसी पुरुष के द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग या यौन कृत्य बलात्कार नहीं है यदि पत्नी की उम्र 15 वर्ष से कम नहीं है। आपको ये ध्यान देना है कि केंद्र सरकार ने शुरू में बलात्कार के इस अपवाद का बचाव किया। हालांकि बाद में सरकार ने अपने रुख को बदला और अदालत से यह कहा कि वह कानून की समीक्षा कर रहा है और इस मुद्दे पर व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार ने भी वैवाहिक बलात्कार अपवाद को बरकरार रखने के पक्ष में तर्क को दिया है। मुख्य रूप से सरकार के तर्क इसमें पत्नियों के द्वारा पुरुषों को कानून के संभावित दुरुपयोग से बचाने और विवाह संस्था की रक्षा करने पर विस्तृत किए गए हैं। हालांकि इसको लेकर दुनिया भर में क्या स्थिति है इसको भी समझने की आवश्यकता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के आंकड़ों के अनुसार 185 में से 77 देश यानी 42% देश कानून के माध्यम से वैवाहिक बलात्कार को अपराध मानते हैं।
अन्य देशों में इसका या तो उल्लेख नहीं किया गया है या स्पष्ट रूप से बलात्कार कानूनों से इसे बाहर रखा गया है। हालांकि दोनों ही यौन हिंसा का कारण बन सकते हैं। इसी के चलते संयुक्त राष्ट्र ने देशों से कानूनी खामियों को समाप्त करके वैवाहिक बलात्कार को समाप्त करने का आग्रह करते हुए यह स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से घर ही महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक जगहों में से एक हो गया है। वर्तमान में घाना, भारत, इंडोनेशिया, जॉर्डन, लोसेथो, नाइजीरिया, ओमन, सिंगापुर, श्रीलंका और तंजानिया जैसे देशों में वैवाहिक बलात्कार को अनुमति दी गई है, जो स्पष्ट रूप से किसी महिला या लड़की के पति द्वारा उसके वैवाहिक बलात्कार की अनुमति को प्रदान कर देता है। 74 देश महिलाओं को अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की अनुमति देते हैं, किंतु 185 में से 34 देशों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अलावा लगभग 1 दर्जन देश बलात्कारियों को अपने पीड़ितों से शादी करके अभियोजन से बचने की भी अनुमति प्रदान कर देते हैं। हालांकि हमें समझना होगा कि इस प्रकार के वैवाहिक बलात्कार अपवाद के साथ कई सारे मुद्दे जुड़े हैं, जैसे कि विशेषज्ञों के अनुसार यह अपवाद खंड महिलाओं के समानता के मौलिक अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सबसे बढ़कर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। साथ ही यह महिलाओं को अपने ही शरीर पर अधिकार की एजेंसी को सौंपने से भी इनकार करता है। इसके अलावा भारत में वैवाहिक बलात्कार के मामलों में अभियोजन की दर कम देखी जाती है, क्योंकि इसके अनेक कारण हैं, जैसे कि सामाजिक कंडीशनिंग और कम कानूनी जागरूकता के चलते अपराधों की कम रिपोर्टिंग। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के द्वारा भी इसके संदर्भ में आंकड़ों के संग्रहण के गलत तरीके को अपनाया जाता है और इसमें न्याय की लंबी प्रक्रिया या स्वीकार्य प्रमाण की कमी के चलते अदालतों के बाहर ही समझौता देखा जाता है। अनेक आलोचकों के द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय की आलोचना अनुच्छेद 14 के अंतर्गत भी की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत युक्ति युक्त वर्गीकरण के पहलू से देखने पर यह निर्णय सही नहीं है। युक्ति युक्त वर्गीकरण के तहत 2 वर्गों के साथ अलग अलग व्यवहार किए जाने पर तब बल दिया जाता है जब वे वास्तव में एक दूसरे से अलग होते हैं, जैसे कि वयस्क और बच्चे। किंतु वैवाहिक बलात्कार के मामले में अविवाहित महिला को विवाहित महिला से पृथक करके देखना युक्ति युक्त वर्गीकरण नहीं है। यह वास्तव में महिलाओं के 2 वर्गों के साथ अलग व्यवहार करने के समान है, जो कि बलात्कार विरोधी कानूनों के उद्देश्य को भी पूरा नहीं करता है। आलोचकों का मानना है कि बलात्कार विरोधी कानूनों का उद्देश्य सहमति के बिना किए गए कुछ यौन कृत्यों को दंडित करना है। इस दृष्टि से बलात्कार के अंतर्गत उसके हानिकारक स्वरूप और सहमति के अभाव पर बल दिया जाता है। यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो इसमें विवाह का प्रश्न अप्रासंगिक हो जाता है, जिसमें गैर सहमति वाले यौन कृत्यों का सामना करने वाली महिला, चाहे वह विवाहित हो अथवा अविवाहित, उसे बलात्कार के दायरे में ही रखे जाने की आवश्यकता है। इसके संदर्भ में अपराधी के साथ उसका क्या संबंध है, ये मायने नहीं रखता है। इस प्रकार वैवाहिक बलात्कार का अपवाद युक्ति युक्त वर्गीकरण की कसौटी पर खरा नहीं उतरता और इसे असंवैधानिक माने जाने पर बल दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के इस निर्णय में न्यायमूर्ति हरिशंकर के द्वारा वैवाहिक बलात्कार अपवाद का बचाव किया गया और इसे विवाह की संस्था की रक्षा करने के संदर्भ में अपवाद रूप में जारी रखने पर बल दिया गया। हालांकि इसका कोई कारण नहीं बताया गया कि अगर वैवाहिक बलात्कार को मान्यता दी जाती है तो विवाह की संस्था को खतरा क्यों है। यदि हम उन देशों के अनुभव को देखें जहां इस अपराध को मान्यता दी गई है, वहां भी विवाह के कमजोर होने या नष्ट होने का कोई सबूत दिखाई नहीं देता है। इसके अंतर्गत यह भी तर्क दिया जाता है कि विवाह संस्था के भीतर सेक्स की वैध अपेक्षा होती है और इस दृष्टिकोण से इसे अपराधीकृत नहीं किया जा सकता है।
किंतु इसमें भी हमें सहमति की भावना को ध्यान में रखना होगा। इसमें जबरन सेक्स की कोई वैध उम्मीद नहीं हो सकती है, क्योंकि महिलाओं की यौन स्वायत्तता सम्मान की हकदार है और विवाह के भीतर भी यौन स्वायत्तता और शारीरिक अखंडता के अधिकार को बनाकर रखे जाने की आवश्यकता है। वैवाहिक बलात्कार के विरोध में इस तर्क को भी प्रमुखता से दिया गया है कि एक पति द्वारा किया गया बलात्कार एक अजनबी द्वारा किए गए बलात्कार से और भी बदतर हो जाता है। वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जबरन यौन क्रिया करना जो आपसे प्रेम करने के लिए है और जिससे विवाह की निकटता के कारण उसकी आपके शरीर तक लगातार पहुंच है, इस संबंध में असहमति मूलक यौन संबंध और भी पीड़ादायी अनुभव होगा। अतः मुख्य रूप से इसके संदर्भ में और भी संवेदनशीलता से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार विशेषज्ञों के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट के उक्त फैसले के परिणाम स्वरूप कानूनी गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब इसके संदर्भ में हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि मामला सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या फिर मुख्य रूप से संसद के द्वारा ही सुलझाया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 और पेज नंबर 8 में दिए गए दो अन्य आलेखों की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम मुख्य रूप से बात करेंगे नाटो में शामिल होने हेतु फिनलैंड आदि के प्रयास पर। रूस के द्वारा 24 फरवरी को यूक्रेन पर जब हमला किया गया तो इसका एक महत्वपूर्ण कारक यह बताया गया कि रूस नाटो के द्वारा अपने पड़ोस में और विस्तार को रोकना चाहता है और इसके संदर्भ में पश्चिमी देशों को एक मुख्य चेतावनी देना चाहता है। लेकिन 3 महीने से भी कम समय में उसी आक्रमण ने रूस के पड़ोस में ही अब कम से कम 2 देशों को नाटो की सदस्यता पर विचार करने के लिए प्रेरित कर दिया है। हाल ही में फिनलैंड के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा यह बयान दिया गया कि उनका देश बिना किसी देरी के नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन करेगा। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी यह काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात से ही फिनलैंड अब तक रणनीतिक मामलों में तटस्थ बना रहा है, जिसके द्वारा नाटो की सदस्यता के लिए बात किया जाना एक महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में देखा जा सकता है। इसी प्रकार से स्वीडन भी, जो 200 सालों से किसी भी प्रकार के सैन्य गठबंधन से बाहर रहा है, उसके द्वारा भी नाटो की सदस्यता लिए जाने की बात की गई है और इसके बारे में यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार से नाटो की सदस्यता बाल्टिक और नॉर्डिक क्षेत्रों में उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करेगी। यदि यह दोनों देश औपचारिक रूप से नाटो सदस्यता के लिए आवेदन करते हैं तो यह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक झटका होगा, जिनकी सबसे महत्वपूर्ण विदेश नीति नाटो को कमजोर करने पर केंद्रित रही है। रूस के लिए विशेष रूप से चिंताजनक मामला फिनलैंड का है, जिसके साथ उसका शत्रुतापूर्ण अतीत भी देखा गया है। उल्लेखनीय है कि 1939 में रूसी नेता स्टालिन ने अधिक क्षेत्रों की मांग करते हुए फिनलैंड पर आक्रमण किया था। हालांकि रूसी सेना को युद्ध के प्रारंभिक चरणों में संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उसने फिनलैंड को मॉस्को शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, जिसके चलते फिनलैंड को लगभग 9% क्षेत्र को छोड़ना पड़ा। लेकिन 1 साल बाद ही जर्मन नाजियों के साथ गठबंधन करते हुए फिनलैंड ने सोवियत सैनिकों पर हमला कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों की हार के बाद ही 1340 किलोमीटर लंबी सीमा पर शांति स्थापित की गई थी, किंतु अब यूरोप में बदलते शक्ति समीकरणों ने फिनलैंड और स्वीडन की सुरक्षा चिंताओं को और गहरा कर दिया है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इन देशों को जल्द ही नाटो में शामिल किया जाएगा अथवा नहीं। उल्लेखनीय है कि नाटो में जो निर्णय लिए जाते हैं वो सर्वसम्मति से लिए जाते हैं और इस संदर्भ में तुर्की के द्वारा पहले ही नॉर्डिक देशों को नाटो में शामिल करने के संदर्भ में अपना विरोध दर्ज कर दिया गया है। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम लगातार नाटो के विस्तार पर जोर दे रहे हैं। इसके विपरीत जर्मनी और फ्रांस ने अधिक सतर्क रुख को अपनाया है।
हंगरी, जिसके रूस के साथ गहरे संबंध हैं और जो पहले से ही रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध लगाने की यूरोपीय संघ की योजना को रोक चुका है, उसके द्वारा अपने विचार को स्पष्ट नहीं किया गया है। किंतु निश्चित रूप से फिनलैंड और स्वीडन के द्वारा नाटो में शामिल होने की मंशा की घोषणा ने यूरोप में तनाव को बढ़ा दिया है। रूस के द्वारा इसके प्रत्युत्तर में कड़ी प्रतिक्रिया की गई है और सैन्य और तकनीकी जवाबी कार्रवाई की भी धमकी दी गई है। सामान्य तौर पर फिनलैंड और स्वीडन संप्रभु देश हैं और किसी भी गठबंधन में शामिल होने के लिए निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। यह नाटो को तय करना है कि वह अपने दायरे में किनको शामिल करना चाहता है और किनको नहीं। लेकिन इन देशों के साथ साथ पूरे यूरोप में एक बड़ा सवाल ये है कि क्या नाटो के विस्तार के एक और दौर से यूरोप में शांति और स्थिरता लाने में मदद मिलेगी, खासकर ऐसे समय में जब यूरोप महाद्वीप पहले विश्व युद्ध जैसी सुरक्षा स्थिति का सामना कर रहा है। नाटो में नए सदस्यों को शामिल करना परमाणु हथियारों से लैस रूस और नाटो के बीच मौजूदा संकट को खतरनाक स्तर तक बढ़ा सकता है। नाटो के विस्तार के कई दौर और रूस की क्षेत्रीय आक्रामकता ने पहले से ही दुनिया को 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से सबसे खतरनाक क्षणों में ला दिया है। ऐसी स्थिति में तात्कालिक रूप से यह किया जाना चाहिए कि रूस को तुरंत युद्ध को रोक देना चाहिए और सभी हितधारकों को संकट का दीर्घकालिक समाधान खोजने पर ध्यान देना चाहिए। अब इसी के संदर्भ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि नाटो के बारे में जब बात की जाती है तो नाटो क्या है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में नाटो कहा जाता है, सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों के द्वारा अप्रैल 1949 की उत्तर अटलांटिक संधि, जिसे वॉशिंगटन संधि भी कहा जाता है, के द्वारा स्थापित एक सैन्य गठबंधन है। वर्तमान में इसमें 30 सदस्य राज्य हैं। इसके मूल सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस के साथ यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका आदि शामिल थे। हालांकि आगे इसमें लगातार विस्तार देखा गया, जिसमें ग्रीस, तुर्की, जर्मनी, स्पेन, अल्बानिया, क्रोएशिया, मॉन्टीनेग्रो, उत्तर मैसेडोनिया आदि शामिल हुए हैं। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। जब बात की जाती है नाटो के उद्देश्यों की, तो नाटो का आवश्यक और स्थायी उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों के द्वारा अपने सभी सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना है। इसका राजनीतिक उद्देश्य इस प्रकार से है कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है और सुरक्षा और रक्षा से संबंधित मुद्दों पर परामर्श और सहयोग करने में सदस्यों को सक्षम बनाता है। जब बात की जाती है इसके सैन्य उद्देश्यों की, तो नाटो विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि यदि राजनयिक प्रयास विफल हो जाते हैं तो उसके पास संकट प्रबंधन अभियान चलाने की सैन्य शक्ति भी देखी जाती है। ये नाटो की संस्थापक संधि के सामूहिक सुरक्षा खंड के तहत किए जाते हैं, जो वॉशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 या संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के तहत अकेले या अन्य देशों व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से किया जाता है। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 के हमलों के बाद 12 सितंबर 2001 को नाटो ने केवल एक बार ही अनुच्छेद 5 को लागू किया है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसे आप जीएस पेपर 1 में कला और संस्कृति से जोड़कर भी देख सकते हैं। इसमें हम मुख्य रूप से बात करेंगे लुम्बिनी के महत्व पर। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा लुम्बिनी नेपाल की यात्रा को किया गया। हालांकि यात्रा कुछ ही घंटों के लिए थी, किंतु यह प्रतीकात्मकता और सार से भरी हुई है, क्योंकि पिछले कुछ दशकों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने लुम्बिनी का दौरा नहीं किया है। नेपाल में देखे जा रहे आंतरिक संकट की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री की यात्रा बुद्ध के द्वारा प्रचारित शांति, करुणा और अहिंसा के संदेश को फैलाने के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है।
यह यात्रा चरम सीमाओं को दूर करने और सहिष्णुता, संवाद और सर्वसम्मति के माध्यम से मध्य मार्ग का अनुसरण करने को भी प्रोत्साहित करती है। लुम्बिनी की यह यात्रा राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उम्मीद है कि इससे इस अनावश्यक बहस पर विराम लगेगा कि क्या बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था अथवा नहीं। नेपाल के लिए यह विषय एक संवेदनशील मुद्दा है और इसके विपरीत किसी भी दावे का परिणाम नेपाल में भारत विरोधी प्रदर्शनों में देखा जाता है, जिसका निराकरण किए जाने की आवश्यकता है। हाल के वर्षों में लुम्बिनी में चीन की बढ़ती उपस्थिति को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा रणनीतिक भी है, क्योंकि लुम्बिनी भारतीय सीमा के काफी करीब है और चीन के द्वारा यहां पर काफी व्यापक रूप में निवेश किया गया है। इसमें एक बहुत बड़ा मठ बनाए जाने के अलावा नेपाल में समय समय पर बौद्ध धर्म पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को आयोजित और प्रायोजित किए जाने में भी चीन की भूमिका देखी जाती है। कोविड-19 से पहले लुम्बिनी में चीनी पर्यटकों का निरंतर प्रभाव भी देखा गया था, जो इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से चीन बौद्ध धर्म की अपनी सॉफ्ट पावर क्षमता का फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। हमें ध्यान रखना होगा कि बौद्ध धर्म के 50 करोड़ से अधिक अनुयायी हैं, जो मुख्य रूप से पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में केंद्रित हैं। इसका लाभ उठाने के लिए चीन निरंतर प्रयासरत है, जिसके लिए भारत को भी कार्य किए जाने की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि भारत बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों का घर है। इसमें बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती के साथ ही नालंदा और राजगीर भी महत्वपूर्ण है। किंतु दुर्भाग्य से लुम्बिनी में भारत का प्रतिनिधित्व काफी हद तक नहीं है, सिवाय एक छोटे से संग्रहालय भवन के, जिसे 1990 के दशक के अंत में भारतीय सहायता से बनाया गया था। भारत के द्वारा एक लाइट एंड साउंड शो का भी प्रस्ताव किया गया था, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। लुम्बिनी में हाल के वर्षों में कई देशों के द्वारा खूबसूरत मठों को बनाया गया है, किंतु भारत के द्वारा अब तक इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा इस स्थिति को सुधारने का और एक भारतीय मठ की स्थापना की घोषणा करने का एक उपयुक्त समय हो सकता है। लुम्बिनी में भारत और भी बहुत कुछ कर सकता है, जैसे कि 50 साल से भी पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव यू थांट ने लुम्बिनी के विकास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समिति के गठन का प्रस्ताव किया था। उस समय एक जापानी वास्तुकार के द्वारा मास्टर प्लान भी विकसित किया गया था, किंतु अभी तक नेपाल की सरकार के द्वारा इस योजना को लागू नहीं किया गया है। भारत इस संदर्भ में नेपाल की सहायता कर सकता है। हमें ध्यान रखना होगा कि बोध गया में महाबोधि मंदिर और नेपाल में लुम्बिनी दोनों ही यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं। ये बौद्धों के लिए उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जिस प्रकार से मुस्लिमों के लिए मक्का और हिंदुओं के लिए काशी का महत्व है। हालांकि इतना महत्वपूर्ण स्थल होने के बावजूद यहाँ बौद्ध तीर्थयात्रियों की संख्या कम ही देखी जाती है। इसका एक महत्वपूर्ण कारक नेपाल और भारत के मध्य विद्यमान इन बौद्ध तीर्थ स्थलों के बीच आरामदायक यात्रा का अभाव है। मुख्य रूप से सड़क मार्ग से लुम्बिनी और बोध गया दोनों की यात्रा करना काफी असहज करने वाला अनुभव है। कई सालों से नेपाल और भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों के बीच सहज संपर्क और आरामदायक यात्रा के साथ एक बौद्ध सर्किट विकसित करने की बात की जा रही है। दुर्भाग्य से बातचीत पूरी तरह से कार्यवाही में तब्दील नहीं हुई है, जिसके संदर्भ में कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। भारत उक्त बौद्ध सर्किट के विकास पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने की भी पहल कर सकता है। यह बौद्ध देशों को भागीदारी और स्वामित्व की भावना देगा। साथ ही यह भारत और नेपाल की संयुक्त पहल भी हो सकती है। भारत बोध गया में बौद्ध परंपराओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय भी स्थापित कर सकता है और सभी बौद्ध देशों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकता है। यदि इसमें से कुछ सुझावों को लागू किया जाता है और क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाता है, तो बुद्ध के नक्शे कदम पर चलने की इच्छा रखने वाले लाखों भक्त भारत के हमेशा आभारी रह सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है।
इसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से सड़क सुरक्षा के प्रश्न की। हाल ही में एक सड़क दुर्घटना में एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर की मौत ने सड़क सुरक्षा के विषय को एक बार फिर से चर्चा का विषय बना दिया है। भारत में इससे संबंधित आंकड़े चौंकाने वाले हैं, जैसे कि हर साल मेगा भारतीय शहरों में लगभग 50,000 दुर्घटनाएं देखी जाती हैं। इनमें से आधे से ज़्यादा तेज रफ्तार और एक चौथाई खतरनाक ड्राइविंग के चलते होती हैं। अपनी जान गंवाने वाले लोगों में लगभग आधे पैदल यात्री होते हैं और इसमें भी ज़्यादातर मौतें युवाओं के संदर्भ में देखी जाती हैं, जिसको सड़क सुरक्षा के माध्यम से रोका जा सकता है। हाल के वर्षों में इसको लेकर प्रयास भी किए गए हैं, जैसे कि दिल्ली में 2009 और उसके बाद से सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के द्वारा सराहनीय प्रयास किए गए हैं, जैसे कि यातायात प्रबंधन करने के उपाय और कानूनों का बेहतर प्रबंधन। दिल्ली सरकार ने हाल ही में सड़क अनुशासन लागू करने के लिए एक अभियान भी शुरू किया है, जिसकी शुरुआत बस लेन से की गई है। इसके तहत अपनी लेन से विचलन करने पर बसों को कठोर दंड देना पड़ता है। अब तक इसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं, जिसे अन्य मामलों के संदर्भ में भी लागू किए जाने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले भारतीय ड्राइवरों के कौशल सेट को सुधारना ज़्यादा उपयोगी उपाय हो सकता है। इसके लिए सड़क के संकेतों और यातायात नियमों की बुनियादी समझ पर एक परीक्षण के बाद ही लाइसेंस जारी किया जाना चाहिए। हाल के वर्षों में ड्राइविंग लाइसेंस को जारी किए जाने के संदर्भ में भारी भ्रष्टाचार भी देखा गया है, जिसे रोके जाने की आवश्यकता है। इसके लिए स्वचालित ड्राइविंग परीक्षण केंद्रों को पूरे भारत में स्थापित किया जा सकता है, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप की संभावना कम होती है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन भी इसके संदर्भ में लागू किया जा सकता है। विशेष रूप से भारी वाहनों के ड्राइवरों के लिए हमें सड़क डिजाइन को भी बेहतर किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें बसों के साथ ही ऑटो रिक्शा, टैक्सी, पैदल चलने वालों आदि के लिए पिकअप और ड्रॉप ऑफ पॉइंट नामित किए जाने चाहिए। यातायात अनुशासन के प्रवर्तन में कई एजेंसियां शामिल होती हैं, जिसमें नगर निकाय, यातायात पुलिस, परिवहन प्रवर्तन विंग भी शामिल हैं। इन सभी को समन्वित रूप से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से शहरों में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली के साथ लगाए गए स्पीडिंग कैमरा की संख्या को भी बढ़ाया जा सकता है, जो विविध वाहनों को उनकी लेन में ही यात्रा करने के लिए मजबूर करता है और यातायात उल्लंघनों में भी कमी लाता है। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमें सड़कों पर निजी वाहनों की भीड़भाड़ को भी कम किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए सार्वजनिक परिवहन की दक्षता में सुधार सबसे ज्यादा आवश्यक है, जिसको मोबिलिटी को एक सेवा समाधान के रूप में पेश करना होगा, जो सभी विकल्पों को एकीकृत करता है। इसमें यात्रियों के समक्ष एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी परिवहन विकल्पों को लाना आवश्यक है, जैसे कि यात्री एक ही ऐप या प्लेटफॉर्म के माध्यम से बस, मेट्रो, कैब या ऑटो पर चढ़ने का विकल्प चुन सकें। इसमें सरकार भी अपनी तरफ से एक डिजिटल एग्रीगेटर सार्वजनिक परिवहन ऐप बना सकती है, जो सार्वजनिक परिवहन को अधिक कुशल बनाएगा तथा अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए इनबिल्ट समाधान भी प्रदान करेगा। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सामूहिक व्यवहार परिवर्तन और अनुशासन एक बड़ी जिम्मेदारी है। इस परिवर्तन का भार जितना सरकारों पर है, उतना नागरिकों पर भी आता है, जिसको सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में स्वास्थ्य क्षेत्र से है। इसमें हम बात करेंगे लॉन्ग कोविड और इसके प्रभाव पर। दिसंबर 2019 के बाद से लेकर अब तक कोरोना महामारी के वैश्विक रूप लेने के पश्चात इससे संबंधित जो संक्रमण और जटिलताएं पैदा हुई हैं, वे अब तक वैज्ञानिकों के मध्य अध्ययन का विषय बना हुआ है।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य पत्रिका लैंसेट में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है जो लॉन्ग कोविड के संदर्भ में कुछ नवीन अध्ययनों को सामने लाता है। इसमें इस बात को स्थापित करने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से कोविड-19 के दीर्घकालिक परिणाम देखे जा सकते हैं। अध्ययन ये बताता है कि कोविड-19 से उबरने के पश्चात भी लोगों के अंगों और प्रणालियों पर कोविड-19 का दीर्घकालिक प्रभाव देखा जा सकता है। ये प्रभाव उन लोगों में भी देखे जा सकते हैं जिन्होंने अपने संक्रमण चरण के दौरान कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं किया था। विद्वानों के अनुसार लॉन्ग कोविड के लक्षण कोविड-19 से उबरने के पश्चात भी जारी रह सकते हैं, जिसमें त्वचा पर लाल चकत्ते, नींद न आना, थकान या मांसपेशियों में कमजोरी, बालों का झड़ना, जोड़ों में दर्द, चक्कर आना, चिंता विकार और स्वाद संबंधी विकार देखे जा सकते हैं। अध्ययन इस बात को भी इंगित करते हैं कि लॉन्ग कोविड की अवधि संक्रमण से ठीक होने के बाद भी 2 साल तक जारी रह सकती है। इसमें थकान के साथ मांसपेशियों की कमजोरी सबसे ज्यादा रिपोर्ट किए गए लक्षणों में है। हालांकि अनेक रोगियों में चिंता और अवसाद के लक्षण भी रिपोर्ट किए गए हैं जो जटिलताओं को बढ़ा सकता है। भारत में भी इसको लेकर कार्य किया गया है, जैसे कि भारत सरकार ने पोस्ट कोविड सिक्वेल के प्रबंधन के लिए अपने स्वयं के राष्ट्रीय व्यापक दिशा निर्देश विकसित किए हैं। यह विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि न्यूरोलॉजी और श्वसन प्रणाली आदि को प्रभावित करने वाली पोस्ट कोविड जटिलताओं के इलाज के लिए विस्तृत तकनीकों को निर्धारित करता है। कई अस्पतालों ने उन लोगों के इलाज के लिए कोविड वार्ड भी स्थापित किए हैं जो ये शिकायत करते हैं कि उनमें कोविड से ठीक होने के बाद भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार कोविड-19 से ठीक होने के पश्चात भी बुखार, दस्त और गंभीर फेफड़ों के संक्रमण सहित कई लक्षण दिखाई दिए हैं। इस प्रकार कोविड-19 के दीर्घकालिक लक्षणों को समझते हुए उसको निवारित करने के लिए भारत में और बेहतर प्रयासों को किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के सवाल पर दिल्ली उच्च न्यायालय में एक विभाजित फैसले ने शादी के भीतर सेक्स हेतु सहमति की अवहेलना के लिए कानूनी संरक्षण पर विवाद को फिर से जन्म दिया है। व्याख्या करें। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने के विचार की पृष्ठभूमि में अधिक ध्यान रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने पर होना चाहिए, न कि नाटो के विस्तार पर। आलोचनात्मक समीक्षा करें। 250 शब्द, 15 अंक। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप वैवाहिक बलात्कार का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप वैवाहिक बलात्कार पर दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय की व्याख्या करेंगे। वैवाहिक बलात्कार से जुड़े वाद विवाद को स्पष्ट करेंगे। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों तर्कों को देंगे और विवादों के निवारण में उपयुक्त सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप नाटो का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव की व्याख्या करेंगे। इसके संदर्भ में विभिन्न शक्तियों की प्रतिक्रियाओं को स्पष्ट करेंगे और यूरोप में तात्कालिक संकट के निवारण के संदर्भ में कुछ उपयुक्त सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के दैनिक समाचार विश्लेषण में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।